नमस्कार, समाचारों में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री का आज दिल्ली को विकास परियोजनाओं का उपहार। दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ नमो भारत कॉरिडोर से लाखों यात्रियों को होगा लाभ। अरविंद केजरीवाल की शीश महल को लेकर खुलासे के बाद भाजपा हमलावर। कई गुना लागत बढ़ने और करोड़ों की सुविधाओं पर साधा निशाना। महाकुंभ के लिए सज गई प्रयागराज की धरती। 13 जनवरी से शुरू हो रहे आस्था के जमावड़े में साधु संत और श्रद्धालुओं का आना जारी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सुरक्षाकर्मियों से भरी बस में धमाका। 11 की मौत, दर्जनों गंभीर रूप से घायल। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली हमले की जिम्मेदारी। और सिडनी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हराकर 10 साल बाद बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी पर कब्जा किया। जीत के साथ WTC के फाइनल में पहुंची कंगारू टीम। जब भी दुनिया में मेट्रो ट्रेन की बात होती है तो भारत की मेट्रो का भी नाम उसमें प्रमुख रूप से शामिल होता है। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश में मेट्रो रेल नेटवर्क तेजी से फैल रहा है। वर्तमान में भारत का मेट्रो रेल नेटवर्क 1000 किलोमीटर तक पहुंच गया है, जो चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है। दिल्ली मेट्रो की शुरुआत 2002 में हुई थी, जबकि भारत की पहली मेट्रो 1984 में कोलकाता में चली थी। साल 2014 में देश में मेट्रो नेटवर्क केवल 248 किलोमीटर तक सीमित था और मेट्रो केवल 5 राज्यों के 5 शहरों में ही चलती थी। लेकिन मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से मेट्रो नेटवर्क में 4 गुना वृद्धि हुई है। वहीं आज मेट्रो और नमो भारत नेटवर्क 23 शहरों में 1000 किलोमीटर का आंकड़ा छू चुकी है। लगभग 1000 किलोमीटर मेट्रो रेल परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। वर्तमान में मेट्रो में प्रतिदिन 1 करोड़ से अधिक यात्री सफर करते हैं, जबकि 2014 में यात्रा करने वालों की संख्या 28 लाख थी। साथ ही मेट्रो ट्रेनें प्रतिदिन 2.75 लाख किलोमीटर यात्रा करती हैं, जो 2014 की तुलना में 3 गुना अधिक है। जम्मू कश्मीर में घूमना अब पर्यटकों के लिए और सुविधाजनक हो गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जानकारी दी है कि 224.44 करोड़ रुपए की लागत से जम्मू कश्मीर में बनिहाल शहर तक 2.35 किलोमीटर लंबे 4 लेन बाईपास सड़क का निर्माण पूरा हो गया है। ये बाईपास रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण NH-44 के रामबन बनिहाल खंड पर स्थित है। इस बाईपास में 1513 मीटर तक फैले 4 पुल और 3 पुलियां हैं। इसके बन जाने से सड़क किनारे मौजूद बाजारों और दुकानों से होने वाली यातायात रुकावटें प्रभावी ढंग से दूर होंगी। शुरुआत में 2 लेन पर यातायात शुरू होगा, वहीं जंक्शन के विकास के बाद 15 दिनों के भीतर 4 लेन पर यातायात शुरू हो जाएगा। इसके बनने से पर्यटकों और कश्मीर घाटी के रास्ते में सुरक्षा कर्मियों के वाहनों को जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा और गंतव्य तक पहुंचने में समय भी कम लगेगा। इससे क्षेत्रीय संपर्क में सुधार के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा रसद को मजबूती और क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। वहीं केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में ये परियोजना जम्मू कश्मीर को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ाने के साथ साथ आर्थिक विकास में भी योगदान देगी। भारतीय रेलवे ने उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के कटरा बनिहाल स्टेशन पर चनाब पुल पर ट्रेन सेवा का सफलतापूर्वक ट्रायल रन किया। USBRL के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी संदीप गुप्ता ने कहा कि ये पहला ट्रायल रन नहीं है और अंतिम निरीक्षण रेलवे सुरक्षा आयुक्त 7 जनवरी को कर
8 जनवरी को अपनी रिपोर्ट देंगे। ये फर्स्ट ट्रायल नहीं है, ये कई सारे ट्रायल्स के सीरीज़ में एक ट्रायल था। 7 और 8 तारीख को कमिश्नर रिले सेफ्टी का सेफ्टी इंस्पेक्शन है कटरा रियासी सेक्शन का। उसी इंस्पेक्शन में वो बनिहाल से लेकर के कटरा से 110 की स्पीड से ट्रायल भी करेंगे। उसी की कड़ी में, उसी के सिलसिले में हमने एक ट्रायल किया है जो कटरा से बनिहाल, बनिहाल से कटरा किया है, जिसमें कि वेब 7 का लोको था, इलेक्ट्रिकल लोको था, LHB कोचेस थे और एक इंस्पेक्शन कार थी। भारत और बांग्लादेश की जेलों में बंद मछुआरे आखिरकार आज अपने देश लौटेंगे। बांग्लादेश के तटरक्षकों द्वारा गिरफ्तार किए गए 95 भारतीय मछुआरों को छोड़ने के लिए सहमति बनी है। इसके बदले भारत बांग्लादेश को उनके 90 मछुआरे सौंपेगा। इसके अलावा बांग्लादेश भारतीय मछुआरों के साथ जब्त किए गए 6 नावों को भी छोड़ेगा और बदले में भारत बांग्लादेश की 2 नावों को वापस करेगा। ये पूरी प्रक्रिया बंगाल की खाड़ी में भारत बांग्लादेश के तटरक्षक बल की निगरानी में होगी। इसके तहत बांग्लादेश से 95 मछुआरे भारत लौटेंगे। वहीं इसकी रिहाई प्रक्रिया के लिए कल सुबह 12 बांग्लादेशी मछुआरों को हल्दिया व पारादीप से 78 मछुआरों को ले जाया गया। आज उन्हें बांग्लादेश कोस्ट गार्ड को सौंप दिया जाएगा। दूसरी ओर बांग्लादेश अपने जल सीमा क्षेत्र में हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों को भी सौंपेगा। बंधक बनाए गए अधिकांश भारतीय मछुआरे बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के काकद्वीप और नामखाना के रहने वाले हैं, जो कि 2 महीने से अधिक समय से बांग्लादेश की जेलों में बंद थे। तमिलनाडु के तिरुपुर जिले में पल्लदम पुलिस ने 6 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। ये सभी नागरिक बिना वैध दस्तावेजों के भारत में रह रहे थे। उनकी पहचान रावन अली, हरीरुल इस्लाम, रहमान, सोहेल इस्लामी, सबीपुल इस्लाम और अब्दुल हुसैन के रूप में हुई है। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जिसके बाद सभी को चेन्नई की पुझल जेल भेज दिया गया है। जांच में पुष्टि हुई कि उनके पास भारत में रहने के लिए वैध कागजात नहीं थे। तिरुपुर अपने नेटवेयर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, जहां लाखों प्रवासी कर्मचारी काम करते हैं। इस घटना के बाद भारत बांग्लादेश सीमा पर सतर्कता और बढ़ा दी गई है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने प्रतिबंधित CPI आतंकवादी संगठन के कार्यकर्ताओं की ओर से फरवरी 2024 में सुरक्षा बलों पर किए गए हमले के मामले में शनिवार को झारखंड में 9 जगहों पर तलाशी ली। संदिग्धों और ओवरग्राउंड वर्कर्स के परिसरों की तलाशी ली गई। NIA ने यहां से लैपटॉप, मोबाइल फोन और मेमोरी कार्ड जैसे डिजिटल उपकरणों के साथ साथ सिम कार्ड, पॉकेट डायरी और आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए। NIA की जांच के मुताबिक जिन संदिग्धों OGW के परिसरों की तलाशी ली गई है, वे CPI के सदस्यों से जुड़े थे और रसद सहायता प्रदान करने और लेवी के पैसे वसूलने में मदद करते थे। ये मामला मूल रूप से मार्च 2024 में झारखंड के चाईबासा जिले के टोंटो पुलिस थाने में 5 आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया गया था और बाद में जुलाई में NIA ने इसे अपने हाथ में ले लिया। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में 4 नक्सली ढेर हुए हैं। वहीं इस मुठभेड़ में जिला रिजर्व गार्ड का एक जवान शहीद हुआ है। नक्सल विरोधी अभियान के तहत जिला रिजर्व गार्ड और STF के संयुक्त दल को शुक्रवार को अबूझमाड़ क्षेत्र में रवाना किया गया था। इसमें नारायणपुर, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, कोंडागांव जिले की DRG के साथ STF के जवान शामिल थे। कल शाम से सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच रुक रुक कर मुठभेड़ हो रही थी। मिली जानकारी के मुताबिक कल देर रात करीब 1000 जवानों ने नक्सलियों के कोर इलाके को घेर लिया था। दोनों तरफ से रुक रुक कर गोलीबारी हुई। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 4 माओवादियों को मार गिराया और इसमें DRG का जवान सन्नू कारम शहीद हो गया। जवान अब भी मौके पर ही मौजूद है। मौके पर से AK-47, SLR जैसे ऑटोमेटिक हथियार बरामद किए गए हैं। अभी मुठभेड़ और तलाशी अभियान जारी है। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने महिलाओं को 1000 रुपये नहीं देने को लेकर पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में कहा कि 2022 में पंजाब की हर महिला को 1000 प्रति महीना मिलना था। आज 2025 चल रहा है।
अब तक पंजाब की महिलाओं को एक भी रुपया नहीं मिला है। हिसाब लगाया जाए तो हर महिला को लगभग 30,000 से ज़्यादा का नुकसान हो चुका है। सारा पैसा पंजाब के चार्टर्ड प्लेन और हेलीकॉप्टर को टैक्सी बनाकर चलाने में खर्च हो रहा है। विश्व हिंदू परिषद की ओर से आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में हैंदव संकरवम अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान का उद्देश्य जाति बंधनों को मिटाकर हिंदू समुदाय को एकजुट करना है। इसके साथ ही सनातन विरोधी गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाने की मांग भी शामिल है। हैंदव संकरवम अभियान के जरिए विश्व हिंदू परिषद मंदिरों के विरोध लागू किए गए नियमों को हटाने की मांग कर रही है। इन मांगों में मंदिर की संपत्तियों को अतिक्रमण से मुक्ति दिलाने, मंदिरों में काम कर रहे गैर हिंदू कर्मचारियों को हटाने जैसे कई मांग शामिल हैं। इस अभियान को समर्थन देने के लिए देश भर से हजारों लोग विजयवाड़ा पहुंच रहे हैं। सभी लोग भजन कीर्तन की मदद से इस अभियान को मजबूती दिलाने में जुटे हुए हैं। और महाकुंभ की तैयारियों के बीच संगम नगरी प्रयागराज में अखाड़ों का आगमन शुरू हो चुका है। शनिवार को निरंजनी अखाड़े के साधु संत और नागा सन्यासी धूमधाम से मेला क्षेत्र में पहुंचे। निरंजनी पीठाधीश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी की अगुवाई में अखाड़े ने नगर प्रवेश किया। इसमें पूर्व सांसद साध्वी निरंजन ज्योति भी शामिल हुई। निरंजनी अखाड़ा संख्या बल के लिहाज से कुल 13 अखाड़ों में दूसरा सबसे बड़ा अखाड़ा है। ये उन 4 अखाड़ों में से एक है जिसका मुख्यालय प्रयागराज में है। रिपोर्ट्स की माने तो इस अखाड़े में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे साधु हैं, जिसमें डॉक्टर, प्रोफेसर और प्रोफेशनल्स भी शामिल हैं। संगम तट पर स्थानीय प्रशासन आने वाले श्रद्धालुओं के लिए तमाम इंतजाम कर रहा है। डीडी न्यूज टीम ने वहां की तैयारियों का जायजा लिया। डीडी न्यूज दिल्ली की टीम संगम तट प्रयागराज पर अभी मौजूद है, जहां पर हम तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं हमारी दाहिनी तरफ कि ये संगम तट है और यहां पर महाकुंभ की तैयारियां पूरे शबाब पर हैं। 13 जनवरी से महाकुंभ का शुभारंभ हो रहा है और ये रात का मौसम है। इसके बावजूद लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं और इसके लिए उत्तर प्रदेश शासन की बात करें या फिर भारत सरकार की बात करें, तमाम तरह की जो कवायदें हैं वो पूरी की जा रही हैं और लगातार उत्तर प्रदेश शासन का पूरा अमला इस प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने में जुटा हुआ है। और आप हमारी दाहिनी तरफ ये देख सकते हैं ये नज़ारा कि किस तरीके से पूरे संगम तट को दूधिया रोशनी से नहा दिया गया है। जो तट हैं वहाँ पर झंडे लगे हुए हैं और तमाम जो दूर दूर तक जहाँ तक आपकी नज़रें जा रही हों, लोग दिन रात एक कर मशक्क़त कर रहे हैं कि तैयारियों को फुल प्रूफ किया जाए, तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाए। क्योंकि 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत हो जाएगी, उस दिन पहला स्नान होगा और 14 तारीख को मकर संक्रांति के दिन दूसरा स्नान होगा। महाकुंभ के मौके पर 14 जनवरी को यहाँ आस्था की डुबकी लगाने जब लोग पहुँचेंगे तो यहाँ का नज़ारा वाकई विहंगम होगा। भव्य दिव्य नज़ारे के साथ महाकुंभ का 13 जनवरी को शुभारंभ हो जाएगा। अपने कैमरामैन संदीप के साथ संगम तट प्रयागराज से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। और महाकुंभ में शामिल होने के लिए साधु संत महात्मा ऋषिगण और सनातन धर्मावलंबी पधार रहे हैं। संत महात्मा प्रयाग की धरती पर पहुंचकर भक्ति में लीन दिख रहे हैं। महाकुंभ को लेकर महात्माओं का क्या कहना है? महाकुंभ में आने वाले उन्होंने कहा कि महाकुंभ में आने मात्र से ही मनुष्यों को सभी जन्मों का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। इस महाकुंभ में सभी सनातन धर्मावलंबी आना चाह रहे हैं, संगम स्नान करना चाह रहे हैं। जितने भी इस श्रेणी में आते हैं सभी लोग यहाँ पर आएंगे, सादर मज्जन करेंगे, स्नान करेंगे और संतों का दर्शन करेंगे। जो लोग, मुझे लगता है कि इस बार जो भी लोग महाकुंभ मेला में प्रवेश कर जाएंगे तो समझ लेना धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चतुर्थ पुरुषार्थ जो होता है अपने सनातन धर्म में उनको प्राप्त हो जाएगा। तीर्थराज प्रयागराज में धर्म कर्म करने से तुरंत ही फल मिलता है।
हमारे ऋषियों की परंपरा है, पहले से ही राम जी की परंपरा है, ये संतों की, ऋषियों की। प्रयागराज में सब ऋषि मुनि सब विराजमान होते थे और यहाँ स्नान किया करते थे, साधु संतों के खाल से लगते थे। हम लोग वैसे तो पूरे भारत में से जगह जगह से संत लोग आए हैं, हिमाचल से आए हैं, बद्रीनाथ से आए हैं, केदारनाथ से आए हैं, गौमुख से आए हैं और हम लोग वृंदावन से आए हैं। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर हैं। संगम नगरी में देश विदेश के साधु संतों का आगमन जारी है। महाकुंभ 2025 को सफल बनाने के लिए हर कोई अपने स्तर से योगदान देने में जुटा हुआ है। इस बीच किन्नर अखाड़े से जुड़े सदस्यों ने भी हवन कर महाकुंभ की सफलता की कामना की। साथ ही वाद्य यंत्रों की धुन पर मंगल गीत भी गाए। कामावती देवी नमः स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं कालिकाय विच्चै नमः स्वाहा स्वाहा। ओम ह्रीं स्वाहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में 12,200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखी। इन परियोजनाओं में साहिबाबाद और न्यू अशोकनगर के बीच नमो भारत कॉरिडोर का उद्घाटन के अलावा दिल्ली मेट्रो चरण 4 के जनकपुरी कृष्णा पार्क खंड का उद्घाटन भी किया गया। इसके अलावा दिल्ली मेट्रो चरण 4 के रिठाला कुंडली खंड की आधारशिला भी रखी गई, जबकि दिल्ली के रोहिणी में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान के लिए अत्याधुनिक सुविधा की भी आधारशिला रखी। इससे पहले गाजियाबाद के साहिबाबाद से न्यू अशोकनगर तक के 13 किलोमीटर लंबे नमो भारत रेल कॉरिडोर पर यात्रा की। ये करीब 4,600 करोड़ रुपए की लागत से बना है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने यात्रियों से बात की। इस कॉरिडोर के निर्माण से अब दिल्ली से मेरठ के बीच आना जाना काफ़ी सुगम होगा। भारतीय नौसेना ने विशाखापत्तनम के रामकृष्ण बीच पर ऑपरेशनल डेमो में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस आकर्षक कार्यक्रम में नौसेना कर्मियों ने नौसेना की संचालन उत्कृष्टता को प्रदर्शित किया। ऑप्स डेमो में कई युद्धपोतों, विमानों, पनडुब्बी और मार्कोस यानी मरीन कमांडो की समुद्री शक्ति का प्रदर्शन किया गया। भव्य समापन में पारंपरिक बीटिंग रिट्रीट समारोह, शानदार कंटिन्यूटी ड्रिल और आकर्षक लेजर और ड्रोन शो का आयोजन किया, जिसे देखकर लोग चकित हो गए। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू उपस्थित थे और इसकी मेजबानी पूर्वी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल राजेश पेंडारकर ने की। साथ ही आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश, वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों और स्थानीय नागरिकों और पर्यटकों सहित लाखों लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं कई लोग इस कार्यक्रम में वर्चुअली भी जुड़े। जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें देवी और सज्जनों। Ladies and gentlemen, our clearance divers have successfully destroyed the enemy oil rig. Please give them a huge round of applause. Now you will witness an astounding demonstration of how the BMPs of the Indian Army fearlessly operate in the face of enemy. జయంత్ రావు నాయకత్వంలో ఉన్న ఐఎన్ఎస్ ఐరావత్ ఇది నిజంగా మనకి గర్వకారణం. Them ideal for island territories and humanitarian assistance missions. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने POEM 4 प्लेटफॉर्म पर पहले स्वदेशी अंतरिक्ष रोबोटिक आर्म के सफल संचालन के साथ महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। ये RRM-TD चलने की क्षमता वाला भारत का पहला अंतरिक्ष रोबोटिक मैनिपुलेटर है। इसके साथ इसरो ये उपलब्धि हासिल करने वाली दुनिया की 5वीं अंतरिक्ष एजेंसी बन गई है। पोएम 4 मिशन PSLV C60 स्पार्डेक्स मिशन का हिस्सा है, जो कि वैज्ञानिक प्रयोगों के संचालन के लिए एक मंच के रूप में ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान के चौथे चरण का उपयोग करता है। इनमें माइक्रोग्रेविटी परीक्षण और जीवित कोशिकाओं से जुड़े जैविक प्रयोग शामिल हैं, जो कि पहली बार भारतीय निर्मित रॉकेट पर अंतरिक्ष में किए जाएंगे। रोबोटिक आर्म को
रिलोकेटेबल रोबोटिक मैनिपुलेटर टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर के रूप में जाना जाता है, इसे भी स्पाडेक्स के साथ भेजा गया था। इसरो ने एक्स पर इस सफलता की गौरवमयी क्षणों को साझा किया। फुटेज में आर्म की कार्रवाई के प्रमुख चरणों को प्रदर्शित करते हुए इसकी क्षमताओं को दिखाया गया है। इसे इसरो इनर्शियल सिस्टम यूनिट द्वारा विकसित किया गया है। साथ ही इसको स्वदेशी रोबोटिक जोड़ों, आर्म कंट्रोलर और विजुअल सर्वोइंग सिस्टम जैसी उन्नत तकनीक के साथ डिज़ाइन किया गया है। रोबोटिक आर्म में सटीक आंखों के लिए कैमरे लगाए गए हैं, वहीं इसमें सुरक्षा के लिए कई स्तर की व्यवस्था भी है। स्पाडेक्स के चेजर उपग्रह ने अंतरिक्ष से पृथ्वी का पहला वीडियो सफलतापूर्वक कैप्चर किया है, जिसमें पृथ्वी के महासागरों और घूमते बादलों का एक शानदार दृश्य प्रस्तुत किया गया है। 4 जनवरी को इसरो ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किया। स्पाडेक्स मिशन इसरो के महत्वाकांक्षी स्वायत्त डॉकिंग मिशन में एक प्रमुख मील का पत्थर है। उपग्रह द्वारा पृथ्वी की कक्षा में लगभग 400 किलोमीटर ऊपर से परिक्रमा करते समय फिल्माए गए नए जारी किए गए फुटेज में इसकी उन्नत इमेजिंग क्षमताओं को दिखाया गया है और मिशन के अगले महत्वपूर्ण चरण के लिए तत्परता का संकेत दिया गया है। चेजर उपग्रह 7 जनवरी को अंतरिक्ष में लक्षित उपग्रह के साथ डॉक करने के लिए तैयार है, जिससे रूस, अमेरिका और चीन के बाद भारत इस उन्नत तकनीक में महारत हासिल करने वाला चौथा देश बन जाएगा। ये ऑपरेशन भारत के पहले सहयोगी अंतरिक्ष डॉकिंग अभ्यास को चिन्हित करेगा। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आज जन्मदिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी को जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी को उनके जन्मदिन पर बधाई। मैं उनकी दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। उत्तर भारत के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में भी कपकपाती ठंड के साथ कोहरे का असर भी देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में सोमवार यानी 6 जनवरी को हल्की बारिश की संभावना है, जिसके बाद ठंड और भी बढ़ जाएगी। सुबह 6 बजे के करीब दिल्ली का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सर्दी से बचने के लिए लोग रैन बसेरे में पनाह लेते हुए नजर आए। मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के अलग अलग स्थानों में देर रात और सुबह के समय बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई है। 6 जनवरी तक कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के मध्यम और अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी की भी संभावना है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में बसा शहर भद्रवाह इस समय बर्फ से ढका हुआ है। इलाके में हुई बर्फबारी के कारण यहां भारी संख्या में पर्यटक पहुंचे हैं, जहां उन्होंने बर्फ का खूब आनंद लिया। भद्रवाह की पहली बार यात्रा करने वाले पर्यटक बर्फ को देखकर बेहद उत्साहित नजर आए। मौसम विभाग के अनुसार 6 जनवरी तक जम्मू कश्मीर में तेज हवाएं चल सकती हैं, साथ ही बर्फबारी की भी संभावना है। पर्यटकों में कई ऐसे थे जिन्होंने जिंदगी में पहली बार बर्फ देखी। ये सपना था मेरा कि मैं बर्फ़ देखूं। आज तक मैंने सिर्फ फ्रिज में ही बर्फ़ देखी थी और आज सामने से बर्फ़ देख के मुझे बहुत 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 अच्छा फील हो रहा है। दिस इज़ once in lifetime experience for each one of us. This is so beautiful. मिनी कश्मीर, मिनी स्विट्ज़रलैंड बोलते हैं इसे, तो वो पूरे अच्छे तरीके से जस्टिफाई हो रहा है। एंड दिस इज़ सो गुड, सच रिफ्रेशिंग डे आउट, रिफ्रेशिंग वीकेंड फॉर ईच वन ऑफ अस। कोई बीमार है ना, चाहे वो किसी चीज़ से बीमार हो, एक बार पहाड़ों में आके आ जाए ना, सारी बीमारियां, सारा रोग सब भूल जाएंगे। इन पहाड़ों की वादियों से एक बस बोलना चाहूँगा कि काश ये हर ऐसी वादियाँ हर जगह पे हों और हर एक माहौल ऐसा हो। इंडिया के बाहर जाने का ड्रीम क्यों है? जब इंडिया में हर तरह का क्लाइमेट है तो बाहर क्यों जाना? हर तरह के लोग, हर तरह का प्यार, और कसम से भाई साहब बता रहा हूँ, सच में ये ड्रीम मेरा वंडरफुल है। आप आज देख रहे हैं कि मेरे पीछे बैकड्रॉप में अगर आप देखेंगे तो कितने टूरिस्ट यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, जो कि पूरे हिंदुस्तान से यहाँ पर आए हुए हैं। यूपी, मेरठ, गाज़ियाबाद से थे लोग, दिल्ली से, अहमदाबाद से थे, मुंबई से थे। काफ़ी टूरिस्ट जो है यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली इस साल का जो मैं बताऊँ दिसंबर 2024 तक का जो टूरिस्ट है भद्रा में,
5.5 पौने 6 लाख का फिगर हमने अप्रॉक्सीमेटली दिया हुआ है। और खबरों में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।